नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने होली तो बहुत अच्छे से मना ली होगी और कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो होली मनाने घर भी नहीं गए होंगे और लाइब्रेरी के किसी कोने में सीट पर बैठकर अपनी तैयारी को करते हुए ही इस होली को भी उन्होंने गुजार दिया होगा। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। हमने भी ये त्योहार बंद कमरों में निकाले हैं। उसी के बाद में इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को मार्गदर्शन दे पाते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप भी ऐसे लेवल पे पहुंचे, अपनी मनपसंद नौकरी को हासिल करें। लेकिन उसके लिए जरूरी है दम लगा के मेहनत करना। देखो, जब तक हमारे अंदर काबिलियत बहुत ज्यादा है लेकिन हमने सफलता हासिल नहीं की है, हमने वो मनचाहा मुकाम हासिल नहीं किया है, हमने वो प्रतिष्ठा नहीं बनाई है, तब तक हमें कोई नहीं पूछेगा। हमारी सफलता ही हमारी पूछ है और जब आप सफल हो गए तो दुनिया का हर एक रास्ता आपके घर तक पहुंचेगा। इसके लिए जी जान लगानी पड़ेगी साथियों। ये बेशकीमती समय है, इसको ऐसे ही नहीं गवा सकते। अब वह विद्यार्थी भी मुझे सुन रहे हैं जो बढ़िया तरीके से होली मना के आए। मैं ये नहीं कह रहा कि होली मनाना कोई बुरी बात है, आप क्यों मनाने चले गए त्योहार। अपने दिमाग को रिलैक्स करना भी बहुत जरूरी है कि हाँ, क्योंकि इंजन को आराम दिया है तो वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर सकता है। और यदि पढ़ रहे हैं आप तो भी आपने गलत नहीं किया है कि क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सब अपनी अपनी जगह पे सही है। अब ये सेशन इसलिए है कि आज से ही, जब से आप ये देख रहे हो तब से आप लोगों के लिए, किसी के लिए 90 दिन और किसी के लिए 120 दिन निर्णायक दिन है। इस हर एक दिन को इस तरीके से पढ़ना है आप लोगों को जैसे कि कल सुबह एग्जाम है। हर एक दिन को युद्ध स्तर पे आप लोगों को तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे दिन निकल गए, जैसे जैसे समय निकल गया, ये समय वापस लौट कर नहीं आएगा। आज के समय में आपको पता है सबसे ज्यादा कीमती क्या है, या सबसे ज्यादा जिसका कोई मोल नहीं है, वो है समय। हमेशा उस व्यक्ति की भी कदर करें जो आपको समय दे रहा है और उस समय की भी कदर करें जो आपका अभी चल रहा है और गुजरने वाला है। इसकी कदर कर ली तो आप लोगों के पास में सफलता बहुत जल्दी आएगी। आज बात करेंगे कि इन निर्णायक 90 से 120 दिनों में आप लोगों के सामने कौन कौन सी वैकेंसी है और ये किस तरीके से आप लोगों के लिए इनका यूटिलाइज कैसे हो सकता है, इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, आगे किस तरीके से बढ़ना है, डू एंड डोंट्स दोनों पे मैं बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां अभी है जो आ रखी है, जिनकी एग्जाम डेट भी आ रखी है। मैं ये बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि आप सभी जो है बड़ी वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। जो एक विगत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को अपन छोड़ दें तो ऐसी कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है जो आ सकती थी, या जो 2-3 साल पहले अपन ने देखी भी है बड़ी बड़ी वैकेंसी, जिसमें से ग्रेड 3 जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा डिमांड रहती है विद्यार्थियों की, तो वो भी आएगी जल्दी। लेकिन अभी जो सामने है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, यदि अपन बात करें वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड, इसके अंदर सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए समय अभी भी बचा है कि इसमें 4 महीने बाकी है। अभी तकरीबन कितने हैं? 4 महीने बाकी है। इसका एग्जाम जुलाई में होना है आप लोगों के। इन सभी की एग्जाम डेट आ चुकी है। 6500 पदों पे ये वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है और आने वाले समय में इसकी और वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने पदों पर डीपीसी होती है उतने ही पदों को वैकेंसी के जरिए भी भरना होता है। ये नियम है। तो आने वाले समय में आप लोगों को इसकी और बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अभी इसमें 4 महीने बाकी है, यानी कि आप लोग मान सकते हैं कि तकरीबन 120 दिन, तकरीबन 120 दिन से ज्यादा ही है, 2-4 दिन कम नहीं है। तो यहां से मैं आप लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि यहां से जीरो से तैयारी करके भी आप जो है सफल हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे खासे घंटे पढ़ते हैं। अच्छे खासे घंटे का मतलब है कि कोई व्यक्ति 6 घंटे में भी अच्छा पढ़ सकता है, कोई 12 घंटे में भी नहीं पढ़ सकता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप फिर भी 8-10 घंटे की एकदम बढ़िया सी पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है कि आप 4 महीने में भी निकाल सकते हैं सीट। लेकिन उसके लिए तन्मयता से पढ़ना पड़ेगा, पूरी शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चे तो काफी सारे देखने को मिलेंगे इसमें जो इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हाल ही में एक सेकंड ग्रेड पूरी हुई है, तो वो वाले बच्चे भी फिर से अपने आप को आजमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कितना समय बाकी है? तकरीबन 4 महीने का। राजस्थान ऐसा, यहाँ पे तो रिवीजन का दौर चलना चाहिए, क्योंकि इसमें तो तकरीबन 1 महीने का ही समय बाकी है। अप्रैल में इसका एग्जाम है। तो यहाँ पे तो बच्चों के रिवीजन चलना चाहिए। जितने भी थानेदार बनना चाहते हैं, अपने कंधों पर 2 स्टार देखना चाहते हैं, उनका तो कम से कम रिवीजन चल रहा होगा। आप लोगों के लिए हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है। हिंदी को हल्के में मत लेना, ये हिंदी ही आप लोगों को मेरिट में लाएगी। ठीक है। तीसरा एग्जाम है भैया स्कूल व्याख्याता। इसमें है आप लोगों के 3 महीने बाकी है।
ये 31 मई से शुरू होगा और बाकी के जून में होगा, मई जून के अंदर इसकी एग्जाम डेट है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कितना समय बाकी है, 3 महीने का समय बाकी है। इन सभी पे अपन बात करेंगे कि तैयारी को अभी किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उस पे भी अपन चर्चा करेंगे। ये सेशन आप लोगों के लिए एनर्जेटिक रहने वाला है, आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजिक रहने वाला है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, इस सारी चीजों पे अपन बात करने वाले हैं। फिर देखो ये तीनों भर्तियां तो कैसी है, जो आरपीएससी करवा रही है, इनको तो कौन करवा रही है, आरपीएससी करवाएगी। और ये जो 2 भर्तियां हैं ये आप लोगों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर 2 ही मतलब बोर्ड है खास तौर पे जो भर्तियां बड़ी बड़ी करवाते हैं। वैसे तो और भी है जैसे कि अलग अलग एग्जाम करवाने वाले, लेकिन मुख्य तौर पे आरपीएससी और आरएसएसबी यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड, ये दोनों भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड के पाले में है। तो लैब असिस्टेंट की एक भर्ती है जो ऑलरेडी आ चुकी है और 2 महीने बाकी है, मई में इसका एग्जाम है। लैब असिस्टेंट भी 2 तरीके से, मतलब एग्जाम के अंदर 2 तरीके के कैंडिडेट है, इसमें ज्योग्राफी वाले भी हैं और इसमें साइंस वाले भी है। होम साइंस की वैकेंसी नहीं आई है, नहीं तो फिर होम साइंस वाले भी होते। तो ज्योग्राफी वाले कैंडिडेट है उनके लिए ज्योग्राफी वाला पोर्शन आएगा स्पेशली सेकंड पेपर के अंदर, और जो साइंस वाले हैं उनके लिए साइंस का आएगा। साइंस वालों के लिए ऑलरेडी क्लासेस अपनी पूरी तरीके से निःशुल्क ओपीडी पे चल रही है। इसकी क्लासेस आप साइंस की क्लासेस देख सकते हो इसमें, है ना। जीके मैंने 3-4 बार अपने इसी जीजीडी पे पढ़ा रखा है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भूगोल वाले हैं उनके लिए भूगोल की जो 66 टॉपिक है ना आप लोगों के विषय वाले, वो 66 टॉपिक की टेस्ट सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को जीजीडी ऐप में दी गई है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो उससे आप अभ्यास करें। दोनों के लिए कुछ कुछ प्रयास किए हैं अपन ने, साइंस वालों के लिए भी किए, ज्योग्राफी वालों के लिए भी किए। अब अगला एग्जाम है आप लोगों के लिए एलडीसी भर्ती। ये भी बड़ी वैकेंसी है, 10,000 से अधिक पोस्ट होना यानी कि बड़ी वैकेंसी ही कहलाती है। एलडीसी भर्ती है, इसके अंदर भी आप लोगों की 4 महीने बाकी है और इसका एग्जाम है जुलाई में। तो लगभग आप लोगों के दिमाग में अपना अपना एग्जाम सेट होगा। भाई कोई स्कूल व्याख्याता वाला है तो उसको उसकी नजर सिर्फ यहाँ होगी कि हाँ बाकी तो बता रहे हैं सर, लेकिन इसके बारे में क्या बता रहे हैं, क्या कैसे करना है, तो वो वाली चीजें उनके दिमाग में सारी सेट होती है। वरिष्ठ अध्यापक वाले विद्यार्थी ज्यादा है अपने इस चैनल पे, क्योंकि मैंने एक सर्वे करवाया था उसके जरिए भी पता चला है। सेकंड ग्रेड वाले ज्यादा है। देखो स्कूल व्याख्याता वाले जो बच्चे हैं और वरिष्ठ अध्यापक वाले जो बच्चे हैं, इनको मैं बहुत स्पष्ट कह देना चाहूंगा, जैसे कि पुराने अभी जो एग्जाम हाल ही में हुए हैं, तो कई सारे बच्चे जो योग्य थे, सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर रहे थे, उनके जीके में 40% भी नहीं आए। ये किस कारण हुआ? ये अति के कारण हुआ। क्या होता है कि माहौल ऐसा बनाया जाता है कि विद्यार्थी समझ ही नहीं पाता कि मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। वो बहुत सारा कंटेंट अपनी टेबल पे ले आता है और उनको रिवाइज नहीं कर पाता, इसके चक्कर में 40% भी नहीं ला रहा है। जबकि उस विद्यार्थी के अंदर ये काबिलियत है कि वो 40% ला सकता है, लेकिन क्यों नहीं ला रहा है, इसका आप लोगों को खुद को आकलन करना पड़ेगा टेबल पे बैठ के कि मेरी गलती कहां रही है। गलती आप लोग जब देखेंगे तो आप पाएंगे कि गलती अपनी कहां रही है कि हम बहुत ज्यादा के चक्कर में पड़े तो हमारा रिवीजन नहीं हो पाया। यदि हम समय पे रिवीजन कर लेते तो 40% तो हम ला सकते थे। अब देखना जो सीटें खाली रही ना, उनमें वे बच्चे जो सब्जेक्ट में ऑलरेडी क्लियर थे और बहुत अच्छे पेपर हुए। मेरे पास में बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे कैंडिडेट मेरे खुद के देखने में है जिन्होंने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा किया और जीके यदि 40% क्लियर कर जाते ना तो वो अपने सपनों की नौकरी कर रहे होते, मतलब सिलेक्शन ले लिया होता और फिर चयनित अभी होने वाले होते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते पता है? आप लोग अति के चक्कर में 40% को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अति के चक्कर में मत बढ़ो। एग्जाम का पैटर्न बढ़ेगा, एग्जाम का लेवल बदलेगा तो क्या होगा? क्या हो रहा है आप लोग खुद बैठ के सोचो ना, हो रहा क्या है कि लेवल बढ़ने से या बदलने से ऐसे तो विद्यार्थी नहीं लग रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं कि हाँ जो मतलब दिन रात डूबे हैं और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो लग गए, ऐसा भी तो नहीं हो रहा है ना। तो कहां पे चूक हो रही है? चूक यहां हो रही है कि हम एक दूसरे को देखने में भटक रहे हैं। इतना सारा मार्गदर्शन हमने ले लिया है, इतने सारे सोशल हैंडल हो गए, इतने सारे यूट्यूब चैनल हो गए, इतने सारे मार साहब हो गए कि कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है पता ही नहीं चलता। हर एक मार साहब आते हैं 10 मिनट का ज्ञान देने के बाद में अपना प्रोडक्ट बता के चले जाते हैं, तो उसमें समझ ही नहीं आता कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आज से 2-3 साल पहले के जो मार्गदर्शन के वीडियो बनते थे और उसमें यदि कोई बुक भी सजेस्ट करता था तो वो जेन्युइन होती थी, उसके पीछे उनको कोई प्रमोशन का लालच नहीं होता था या कोई भी नहीं है। जिनकी खुद की लिखी हुई है तो वो भी बिल्कुल जेन्युइन तरीके से बताते हैं। आजकल वह चीज नहीं देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि बाजारवाद बहुत ज्यादा हावी हो चुका है, बहुत कम बचे हैं सही और सच्चा मार्गदर्शन देने वाले। तो आप लोगों को यहाँ पे खुद संयमित होना बहुत जरूरी है।
यदि आप खुद संयमित होके स्वयं निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो सबसे पहला काम तो आप लोगों का निर्णय लेने का है। देखो यदि बात करूं मैं कि तैयारी के है ना 3 चरण होते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी के 3 चरण है। सबसे पहला चरण क्या है कि आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है। अब मेरे सामने कई सारे बच्चे ऐसे कई बार कमेंट करते हैं, कई बार टेक्निकल टीम पे मैसेज आते हैं जो जिनको सिलेबस ही नहीं पता होता। यदि दूसरी वैकेंसी की बात नहीं करूं, मैं हाईकोर्ट चतुश्रेणी की बात करूं तो कई सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं, गुरुजी ये टॉपिक उस टेस्ट में नहीं जुड़ा, ये नहीं जुड़ा। जब हम उन्हें पूछते हैं कि ये टॉपिक हमें तो ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिखा, आपको कहां पे दिखा, तो वो किसी न किसी पब्लिकेशन की बुक का फोटो भेजते हैं या फिर किसी न किसी कोचिंग का सिलेबस किसी ने जारी किया है तो उसके अनुसार भेजते हैं, गुरुजी ये नहीं है, मैंने तो इनका कोर्स ज्वाइन कर रखा है, ये वाला टॉपिक नहीं है। फिर उसे कहना पड़ता है बाबूजी सिलेबस जी को है नहीं, वो विभाग जारी करे, विभाग के अनुसार मैं चालिया करा, मैं कोचिंग संस्थान या पब्लिकेशन जारी करी सिलेबस के अनुसार थोड़ी चला। कोई मान लीजिए कि मर्जी से, खुद की मर्जी से कुछ दे रहा है तो उसके अनुसार नहीं चला जा सकता ना। तो आप भी गलतियां यहां करते हैं कि आप लोगों को ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करना है। ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करें, किसी को तो कईयों को सिलेबस ही नहीं पता, तो बताइए वो सिलेबस के अनुसार कब अपने टॉपिक पूरे करेंगे, कब उसके अनुसार रणनीति बनाएंगे, कब उसके अनुसार रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है जब आप तैयारी करते हो तो सिलेबस की प्रिंट आउट है ना आपके टेबल पे होनी चाहिए, या आप जहां भी पढ़ते हैं वहां पे सिलेबस की प्रिंट आउट होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आपने कौन सा टॉपिक, जो सिलेबस के तो एक एक मतलब टॉपिक आपको मुख जबानी याद होने चाहिए। उसके बाद में आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, उसको टिक करना होना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ लिया, ताकि पता चले कि इन सबको मैंने रीडिंग कर लिया है। और जिनको टिक नहीं किया उनको रीडिंग करना बाकी है, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे बार बार कि कौन सा पढ़ लिया और कौन सा नहीं पढ़ा, ये भी अपने को पता नहीं है। तो फिर अपन बताइए कैसे तैयारी करेंगे। सबसे पहली चीज सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट की बारी आएगी और फिर क्या होगा कि आप उसके अनुसार कंटेंट आपको जो है जल्दी से, एक बार देखो पहली बार में ना आप फटाफट रीडिंग मारो, उसमें याद करने की कोशिश मत करो। अभी तो आप लोगों के पास में जैसे समय कम है, जब नई तैयारी करते हैं तब यही होता है कि पहली बार रीडिंग मारो, याद कुछ भी नहीं होगा उसमें, लेकिन रीडिंग मारने से आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं मैंने इसमें पढ़ रखा है। जब भी कोई शब्द सामने आएगा, जब भी कोई टॉपिक आएगा तो पता चल जाएगा कि ये मैंने पढ़ रखा है इसके अंदर। फिर आप लोग दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो कई सारी चीजें याद होगी, तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों की पकड़ उस पर होगी। तो ये ध्यान रखें कि 3-4 बार आप पढ़ेंगे ना तब चीजें याद होगी, एक बारी में याद नहीं होती। और अपन सोचते हैं कि एक बार मुझे याद नहीं हो रही, फिर उस चीज के बारे में सोच के और अपन डिप्रेशन में जाते हैं। तो आप लोगों को तैयारी का अभी तक गुर पता नहीं है कि तैयारी की कैसे जाती है ना। तो ये कब होगी, जब आप टेबल पे बैठोगे, जब आपकी सीटिंग पावर बढ़ेगी, तब ये चीजें अपने आप सुधरने लगेगी। तो सबसे पहला दौर होता है सिलेबस को पूरा करना। एक बार सिलेबस को पढ़ लिया है, उसके बाद में दूसरी बार पढ़ रहे हैं, अब क्या होता है, अब बारी आती है दोहरान की। एक बार सिलेबस पूरा पढ़ लिया, अब जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार वह कंटेंट, उतनी बार वह पाठ्यक्रम जो है, उतनी बार जो आपकी पाठ्य सामग्री है वो आपके लिए याद बनती चली जाएगी। मतलब आपको एक एक लाइन, एक एक पोर्शन याद होगा कि कौन से पेज पर किस तरफ वो लिखा हुआ है। तब आपकी तैयारी मजबूती लेती है और उसके बाद में आप लोगों को कट ऑफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब इस तरीके की तैयारी होती है तो कट ऑफ की चिंता ही नहीं होती आप लोगों को। आपको पता है मेरा श्योर सिलेक्शन है, चाहे कट ऑफ कितनी भी चली जाए मुझे उससे बाहर नहीं किया जा सकता। फिर आता है बारी किसकी, दोहरान की। मैं समझता हूं कि यदि सिलेक्शन आप लेना चाहते हो तो कम से कम 4-5 बार अब दोहरान जरूरी है। गलतियां विद्यार्थियों की यही हो रही है कि वो दोहरान नहीं कर पाते, इतनी बार दोहरान करते ही नहीं है। एक से दूसरी बार रिवीजन करने के बाद उन्हें लगता है कि अब तो मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए। और जिस तरीके से पेपर आ रहा है, पेपर में कंटेंट वही है जो आपके पास है उसमें से ही आ रहा है, लेकिन कहां गलती हुई कि हमने दोहरान पे इतना जोर नहीं दिया तो हमें हमारी पकड़ ही कंटेंट पे नहीं हो पाई। अब पकड़ कंटेंट पे नहीं है तो कथन कारण वालों में हम मैच नहीं कर पा रहे, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कथन और कारण के अंदर क्या सह संबंध है, या हम सुमेलित वाले मिलान नहीं कर पा रहे, या हम कालानुक्रम वाले जमा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें चीजें एकदम याद नहीं है। कभी भी उत्तर याद करने से पहले सवाल याद करने की तरफ बढ़े। जब आप सवाल याद करने की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और सवाल याद कैसे होगा, किसी को पूछने के लिए, आप जैसे डिस्कशन करते हो ना, तो किसी को पूछने के लिए जब सवाल याद करोगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तर याद है, तभी आपको सवाल भी याद होगा। तो ये कई सारे गुर होते हैं पढ़ने के जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद में जब दोहरान कर लेते फिर आता है अभ्यास का। युद्ध भूमि में जाने से पहले पर्याप्त अभ्यास कर लेना चाहिए। सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान से युद्ध नहीं जीते जाते, और बेरोजगारी से बड़ा आज के समय में कोई युद्ध नहीं है। तो ये जो है अभ्यास, इससे क्या पता चलेगा आप लोग गलती कहां कर रहे हैं। अब मान लीजिए अभ्यास ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी हो सकता है। यदि आप ऑफलाइन मॉडल पेपर मिला रहे हो, सॉल्व पेपर मिला रहे हो, या
कहीं सेंटर पे जाके भी दे रहे हो एग्जाम, तो उसके बाद में एनालिसिस करें और आपके जो जो सवाल गलत हुए उनको टिक करें, जो सवाल सही हो गए उनको कभी टिक मत करना, ठीक है। जो सही हो गए वो तो आ रहा है, जो गलत हुए उनको टिक करें, और कभी भी एबीसीडी ऑप्शन में से टिक नहीं करें। अभ्यास की बुक भी लाते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव बुक में कभी भी एबीसीडी जो आपको आंसर आ रहा है उन पे टिक नहीं करें। उनको टिक कर लिया यानी कि वो बुक आप लोगों के लिए अब व्यर्थ हो गई, अब वो वापस काम में नहीं आ सकती। सिर्फ क्वेश्चन नंबर को टिक करें, और वो भी कौन से जो आपके गलत हुए या आपको नहीं आ रहे। इससे क्या होगा कि दूसरी बार जब उसकी रीडिंग करेंगे तो आपको सिर्फ वे क्वेश्चन देखने होंगे जो आपने टिक कर रखे हैं, यानी आपको नहीं आ रहे थे। आ रहे हैं उनको देखने की क्या जरूरत है, उसके ऊपर तो आपकी पकड़ हो गई वैसे ही। तो इससे समय बचेगा और सही तरीके से आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी, ठीक है। ये होता है तैयारी के चरण। अब इन तैयारी के चरण के बीच में कुछ कुछ होते हैं डू एंड डोंट्स, यानी कि करने योग्य और नहीं करने योग्य चीजें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, यदि बात करें, मैं बार बार दोहरान की बात कर चुका हूं, एक ये चीज विद्यार्थी बहुत ज्यादा करते हैं कि बिना तुलना किए पढ़ना है। आप अपनी तुलना किसी से नहीं करें। किसी को जल्दी याद हो सकता है, किसी को लेट याद होता है, किसी को बैठ कर पढ़ने से याद होता है, किसी को लेट कर पढ़ने से याद होता है, किसी को लिख कर पढ़ने से याद होता है, किसी को डायरेक्ट याद होता है, किसी को अंडरलाइन करने से याद होता है, किसी को हाइलाइटर चलाने से याद होता है। सबके अंदर पढ़ने की क्षमता अलग अलग है, याद करने की क्षमताएं अलग अलग है। तो तुलना नहीं करनी है। तुलना करने से क्या होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, या तो डिप्रेशन में जाते हैं या फिर हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। हमें उससे ज्यादा आ रहा है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, हमें उससे कम आ रहा है तो हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो यहां पे तुलना आप लोगों को किसी से नहीं करनी है, सिर्फ अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट कैसे की जाए। अपना स्तर क्या था, वो स्तर यहां पे आया या नहीं आया, नहीं आया तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी है। देखो, मान लो एक उदाहरण, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी शैली अलग है पढ़ाने की, मेरी लिखने की शैली अलग है, मेरी बोलने की शैली अलग है। यदि मैं किसी की तुलना करूं, किसी से तुलना करूं, उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करूं, तो आप लोग इतना मेरे से अटैच नहीं हो पाओगे। आप लोग इतना मेरे से अटैच इसलिए हो क्योंकि मेरी एक अलग शैली है। अगर मैं किसी को फॉलो करूंगा तो हो सकता है कि मतलब किसी को ज्यादा मुझसे मेरे से ज्यादा पूछा जा रहा है, या कोई निश्चित रूप से अपने से योग्य कई लोग हैं, तो क्या होता है कि यदि हम उनसे तुलना करने लगे तो हमारे अंदर भी डिप्रेशन के हम भी शिकार हो जाए। हम नहीं होते डिप्रेशन के शिकार, कारण क्या है, क्योंकि हम हमारे क्षेत्र में काम करते हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में अच्छा ही होता है, तो आप भी तुलना नहीं करेंगे किसी से भी, और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मेरिट में आने के प्रयास से पहले 40% के लिए निश्चित होना। सबसे ज्यादा गलती विद्यार्थी यही करे, ये भी पढ़ लेता हूं, वो भी पढ़ लेता हूं, ये इसमें से सवाल आ गया, वो उसमें से आ गया। सामग्री सिर्फ उतनी पढ़े जितनी आप 3 से 4 बार रिवाइज कर सके। यदि आपको लगता है कि आप इतनी मोटी किताब को भी 3 से 4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आप उसको पढ़ सकते हो। यदि आपको लगता है कि आप इतनी किताब को ही, इतनी पतली किताब को या 1 या 2 किताब को रिवाइज कर सकते हैं, तो सिर्फ उसको पढ़ें। वही आप लोगों को आउटपुट दे देगी बनिस्पत की बड़े बड़े ग्रंथ या फिर बहुत बड़ी पोथियां लाने से। तो सामग्री का चयन और उसको पढ़ने का तरीका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेरिट में आने की कोशिश करते हैं सभी विद्यार्थी, ये सोचते हैं टॉपर हो जाए। अरे भैया, 40% का क्राइटेरिया क्रॉस कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है आज की तारीख में, है ना। सिलेक्शन से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। तो सबसे पहली चीज, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन, इसके लिए ध्यान देना है। अब देखो, जीके के पेपर को हल्के में लेते हैं कई विद्यार्थी, तो इससे क्या होता है कि जीके के पेपर में 40% भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। सब्जेक्ट उनका बहुत अच्छा है ना, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और सब्जेक्ट में बहुत शानदार पेपर होता है, लेकिन जीके में नहीं हो रहा। वो सोचते हैं कि जीके का ये पोर्शन छोड़ देता हूं, वो छोड़ देता हूं। मैंने यहाँ पे अगला पॉइंट ये लिखा भी है कि किसी भी विषय को जीके के अंदर जैसे अलग अलग पोर्शन है, जैसे स्कूल व्याख्याता उठाया अपन ने, ठीक है, स्कूल व्याख्याता उठाया, उसके अंदर शैक्षिक अपने प्रबंधन है, मनोविज्ञान है, विज्ञान है ना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, आप लोगों के गणित भी है। तो विद्यार्थी क्या सोचते हैं, गणित छोड़ देता हूं मैं। छोड़ना क्यों है, हो सकता है गणित में 2-4 चैप्टर ऐसे हो जो आप लोगों के लिए समस्या कर रहे हैं, तो हो सकता है 2-4 चैप्टर, मान लीजिए उसमें से एक आध प्रश्न आ गया, 1-2 आ गए, तो ज्यादा नुकसान नहीं है। आपने पूरा विषय गणित ही छोड़ दिया, तो वहां पे जीके यदि कठिन आ गया और गणित सरल आ गई तो आप उस सरल वाले भी नहीं कर पा रहे हो। तो छोड़ना नहीं है, हर पोर्शन में से आप लोगों के लिए वही महत्व है जो मतलब जीके वाला महत्व है। अब जीके के पेपर में जितने पोर्शन है, किसी भी पोर्शन को छोड़ना नहीं है। कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आप लोग कर सकते हो, और आज की तारीख में तो यूट्यूब की दुनिया पे मतलब उनके विशेषज्ञ
जो टीचर्स हैं उनके इतने सारे सेशन हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से उनको पढ़ के एक एक टॉपिक के अलग अलग टीचर्स की स्किल्स के वाले सेशन मिल जाएंगे आप लोगों को, तो उनको देख के बहुत अच्छे से आप जो है तैयार कर सकते हो। तो छोड़ना मत किसी भी चीज को, और जीके के पेपर को हल्के मत लेना। आप लोग अपनी गलतियों को देखें, पीछे क्या गलतियां की है। कोई फ्रेशर्स भी है तो जिन्होंने गलतियां की है उनसे सीख सकते हैं। कोई फ्रेशर से तो ये नहीं सोचे कि हमारे तो गलती हुई नहीं कोई, तो जिन्होंने पुराने विद्यार्थियों ने जो गलतियां की है उनसे आप लोगों को सीखना चाहिए कि इनकी यहाँ पे गलती हुई, मेरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से बचकर केवल लक्ष्य पे फोकस करना है सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जब विद्यार्थी कोई पढ़ने लगता है या कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है तो क्या होता है कि आसपास के लोगों को भय लगता है, डर लगता है कि ये हमसे कहीं आगे नहीं निकल जाए, तो वो ऐसे में उसे डिमोटिवेट करने के लिए नेगेटिव बातें करने लगते हैं, नकारात्मकता फैलाने लगते हैं, और इसमें कई सारे विद्यार्थी, कई सारे स्टूडेंट जो है घबरा जाते हैं और उस नेगेटिविटी के जाल में फंस जाते हैं। आपको नकारात्मक होना ही नहीं है, इस नकारात्मक तो नेगेटिविटी को अपने पास आने ही नहीं देना है। ठीक है, बिल्कुल ही इसको अपने पास आने नहीं देना है, क्योंकि ये नेगेटिविटी यदि अंदर घर कर गई तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको दबा देगी। मैं तो कहता हूं जब जब नेगेटिविटी आए इस लाइन को याद करना कि दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, तुम कागज वो कैंचियां देंगे। दर्द देंगे वो सिसकियां देंगे, तुम कागज वो कैंचियां देंगे, और आज जुगनुओं ने शराब पी ली है जनाब, अब ये जम के सूरज को गालियां देंगे। और मेरे बीमार जर्द चेहरे को, मेरे बीमार जर्द चेहरे को ये अपने होठों की सुर्खियां देंगे, और जो आज बैठने नहीं देते हैं एक रोज तुम्हें वो कुर्सियां देंगे। इस बात को याद रखना और इस लायक बनना है, इस नेगेटिविटी को इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है। ये नकारात्मक लोग जो है ना हमारे मंसूबों को, हमारे सपनों को तोड़ नहीं सकते। इन सपनों को साकार करने के लिए हम पढ़ रहे हैं, दिन रात एक कर देंगे, लेकिन इन नेगेटिव लोगों को अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। ये चीज ध्यान रखना, नेगेटिविटी जब जब आए कुछ लोगों को इग्नोर करना जरूरी है। उसके लिए मेरा एक मंत्र है, गुरु मंत्र के रूप में आप लिख के रखें इसे, ओम इग्नोराय नमः। जब जब नेगेटिव बात करे कोई लोग, आके 11 बार इस मंत्र को मन में पढ़ लो आंख बंद करके, नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाएगी, आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ओम इग्नोराय नमः। इग्नोर करना बहुत जरूरी है कुछ लोगों को सफल होने के लिए। ठीक है, तैयारी ऐसी हो जाती हो कि कट ऑफ देखनी तक नहीं पड़े, इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से जी जान लगा देनी है कि कट ऑफ नहीं देखनी है, कट ऑफ से कहीं ऊपर हमको चले जाना है। फिर कट ऑफ के वीडियो नहीं देखने कि पॉइंटों में रह गए या पॉइंटों से ऊपर चले जाएंगे, या इस आंसर की से नहीं मिल रहे तो दूसरी कोचिंग के आंसर के मिला लेते हैं, क्या उससे बढ़ जाए। इन सब से कुछ नहीं होगा, क्षणिक संतुष्टि, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो कब होगा, जब आप इस तरीके से मेहनत करोगे कि झंडे गाड़ दोगे। और एक सबसे बड़ी बीमारी है आज की तारीख में, सोशल मीडिया। मैं भी कई बार है ना किसी चीज के लिए, कोई मैसेज डालने के लिए टेलीग्राम पे, या कोई चीज देखने के लिए जो काम की चीज होती है उसके लिए मोबाइल हाथ में लेता हूं, और घंटा 2 घंटा कब निकल जाता पता नहीं चलता, और फिर बाद में पता चलता है कि मैंने अपने 24 घंटे में से सबसे महत्वपूर्ण 2 घंटे खराब कर दिए और मिला कुछ भी नहीं, आउटपुट कुछ भी नहीं। तो यदि आप स्टूडेंट लाइफ में जी रहे, यदि आपका समय खराब हो रहा है, तो आप को खुद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने प्रति। यदि आप मान लीजिए किसी का कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मोबाइल से देखना भी जरूरी है, तो टाइम फिक्स करो, और टाइम फिक्स करो और अपने आप के अंदर ये चीज फिक्स कर लो कि हाँ जैसे ही मैं मोबाइल लूंगा, चाहे कोई भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, कोई भी चीज है, उन सबको जो है इग्नोर करना और सीधा वो क्लास देखनी है, उसके बाद में बंद करना है। डिस्टर्ब हो रहे हो बहुत ज्यादा तो एंड्रॉइड मोबाइल और ये मल्टीमीडिया वाले मोबाइल ही बंद कर दो, खटके वाला मोबाइल ले लो। ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो कि गुरुजी उससे हमें आपके सेशन नहीं मिलेंगे या नहीं, मेरे सेशन से और उससे सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। और फिर यदि सेशन लेने ही है, क्लास लेनी है, तो उसके लिए फिर यही इलाज है कि आप फिक्स रखो टाइमिंग कि क्लास देखने का टाइमिंग फलाना टाइमिंग है, इस दरमियान मोबाइल चालू किया जाएगा और चालू करते ही सिर्फ क्लास देख के बंद करके छुट्टी, है ना। तो ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ये सबसे ज्यादा समय व्यर्थ कर रहा है, और ये समय लौट के नहीं आना भाई, समय लौट के नहीं आना है। आज के सेशन में जो चीजें बताई ना सारी, इन सबको जो है अपनाना पड़ेगा यदि सिलेक्शन लेना है। अपने इस जीजीडी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हजारों बच्चों ने अपने सपनों को साकार किया है, और आज प्रोबेशन पूरा करके वो प्रोबेशन पूरी हुई सैलरी उठा रहे हैं, 50-50 हजार, 60-60 हजार सैलरी उठा रहे हैं। और क्यों उठा रहे पता है? क्योंकि उन्होंने इस तरीके से तैयारी की, अनुशासित होकर तैयारी की है, और उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं सुनी, नेगेटिविटी को अपने तक नहीं आने दिया।
बिल्कुल शिद्दत से तैयारी की और आप भी कर सकते हो। मुझे विश्वास है कि आपके अंदर भी ये क्षमता है, लेकिन उसके अनुसार पढ़ना पड़ेगा। अपने जो ये सपनों के शत्रु है इनसे लड़ना पड़ेगा। लोग चाहते हैं आगे नहीं बढ़े, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाएं और मेरे प्रयास तो देखो आप लोगों के साथ है ही, लेकिन काम क्या आएगा, आप लोगों की मेहनत काम आएगी। देखो अपना ये जो एक लक्ष्य भेदी बैच है, सबसे पहले तो बता दूं जो नए बच्चे हैं कि बेटा आज दिन तक ये जीजीडी चैनल का इतिहास रहा है, 1 मिलियन के करीब है अपन, 9,42,000 विद्यार्थी अपने इस जीजीडी चैनल से जुड़े हुए हैं। जीजीडी परिवार की बात करें तो 1.5 मिलियन से ज्यादा है, क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म से अपने से जुड़े हुए सारे विद्यार्थी की काउंटिंग करें तो 1.5 मिलियन से भी ऊपर है। लेकिन यदि सिर्फ जीजीडी की बात करें तो इतने विद्यार्थी तो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, नियमित है, इस परिवार का हिस्सा है। और अपनी जितनी क्लासें आई है आज दिन तक, राजस्थान के अंदर अपन ने एक रिकॉर्ड कायम किया है कि एक भी क्लास आज दिन तक बेची नहीं है। जितनी क्लास आई है इस जीजीडी प्लेटफॉर्म से, सिर्फ न सिर्फ मेरी बल्कि यहां से पढ़ाने वाले हर एक टीचर की क्लास, यदि उन्हें पेमेंट करना भी है तो मैं करता हूं, विद्यार्थियों को उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भी जो लक्ष्य भेदी बैच भी है ना, ये भी आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है। इसकी क्लासेस बीच में रोकी गई थी क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम और बहुत सारी चीजें थी जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस चल रहा था। अब आप लोगों के लिए 9 तारीख सोमवार से ये क्लासेस फिर से शुरू हो रही है। और जैसे ही अप्रैल महीना आएगा तो आप लोगों के लिए हम आरबीएससी की क्लासेस भी लगाने वाले हैं और राजस्थान जीके की भी एमसीक्यू बैच लगाने वाले, जो नए पैटर्न के अनुसार उनके टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि मेरी आदत नहीं है वैसे कहने की कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए या ये, तो मैं उन्हें बता दूं कि सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। कारण क्या है कि कई बार विद्यार्थी कहते हैं सर क्लास का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला, तो नोटिफिकेशन आपको ऑन करना होता है। तो जब सब्सक्राइब करते हैं तो ऊपर जो घंटी का निशान आता है ना, उसे ऑन करना होता है, वो जरूर कर लेना, ताकि आप लोग यदि टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हुए हैं तो भी आप लोगों को यूट्यूब खुद नोटिफिकेशन भेज देता है। और सबसे बढ़िया चीज है कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाओ, है ना। 3.5 लाख बच्चे इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर क्लास का लिंक डाला जाता है, आप लोगों को वेबसाइट का लिंक भी डाला जाता है, सूचनाएं डाली जाती है सारी की सारी, जीजीडी फैक्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, है ना, सारी अपडेट दी जाती है, पीडीएफ दी जाती है क्लासेस की। तो आप लोग यहां से टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। और एक विश्वास आप लोगों को मैं दिलाना चाहूंगा कि आप लोग जितना अपने इस जीजीडी परिवार पे विश्वास करते हैं, जीजीडी के प्लेटफॉर्म पे विश्वास करते हैं, और जितना जीजीडी का प्लेटफॉर्म समृद्ध बनेगा और समृद्ध बनता जा रहा है, उतनी ही सुविधाएं विद्यार्थियों के लिए होती चली जाएगी। आप देख लीजिए जब मैंने शुरू किया था और आज सुविधाएं कितनी सारी आप लोगों के लिए की जा चुकी है। तो बस यही है, आपका प्रेम और सपोर्ट बना रहे, हमारा साथ ऐसे ही आप लोगों के साथ बना रहेगा। और जो चीजें बताइए इसमें उसके अनुसार पढ़ना, उसके अनुसार आगे बढ़ना और अपने हालातों से लड़ना, बस सफलता के झंडे गाड़ने हैं, ये ध्यान रखें। ये स्ट्रेटेजिक सेशन था, इसके बाद में आप लोगों के 9 तारीख से क्लासें फिर से शुरू हो रही है। ठीक है, इन चीजों को अपने अंदर आत्मसात करना है। आज के इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।